और दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए, उनका परिचय आपसे करवा दूं। सुधांशु त्रिवेदी जी, आप सांसद हैं, बीजेपी के हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। सुधांशु जी, सबसे पहले तो आप ही के पास में आना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ने आज साफ शब्दों में कहा कि इस प्रतिमा के अनावरण के साथ, जो कि होलोग्राम के रूप में आज उसका अनावरण हुआ है, देश आज आजादी के बाद की गलतियों को डंके की चोट पर सुधार रहा है। क्यों प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ा? देखिए, उसका कारण बहुत स्पष्ट है। स्वतंत्र भारत की पहली स्वतंत्र सेना आजाद हिंद फौज, वो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्थापित की थी। स्वतंत्र भारत की पहली वह सरकार जिसको उस जमाने की अनेक राष्ट्रों ने मान्यता दी थी, आजाद हिंद फौज की निर्वासित सरकार 1943 में, वो सुभाष चंद्र बोस जी ने स्थापित की थी। और यहां पे एक बात मैं कहना चाहूंगा, एक तरफ वो विचार है जो कहता है बगैर खून की एक बूंद बहाए आजादी मिली, और दूसरी तरफ नेताजी का विचार था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। और हकीकत में आजादी कैसे मिली? यदि हम इस बात को देखें, क्या यह सत्य को कोई झुठला सकता है कि जो भारत की आजादी की डेट तय हुई थी वो तो मई 1948 तय हुई थी। ये प्रीफोन क्यों हो गई थी 15 अगस्त 1947? ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स को पढ़ लीजिए। उसका कारण यह था कि उस समय 1956 में इसका उल्लेख आता है, बंगाल के गवर्नर पीवी चक्रवर्ती ने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली, जो उस समय भारत के दौरे पे आए थे, और वो गवर्नर साहब के यहाँ रुके, उनसे बातचीत का हवाला देते हुए किताब में लिखा है कि उन्होंने पूछा कि भाई 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बाद तो सब कुछ शांत हो गया था, आप काहे चले गए? तो उन्होंने कहा कि भारत की सेना के सैनिकों की निष्ठा ब्रिटिश क्राउन के प्रति अब नहीं रह गई थी नेताजी की वजह से। और जो फरवरी 1946 का नेवी का विद्रोह था, जो कि चंद दिनों के अंदर कलकत्ता से लेकर कराची तक 10,000 से ज्यादा नौसैनिक शामिल हो गए थे, अनेक युद्धपोत कब्जे में आ गए थे, उसके बाद अंग्रेज हिल गए और उन्होंने जल्दी स्वतंत्रता देने का निर्णय ले लिया। ये एक यथार्थ है, कोई जाकर ब्रिटिश पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग से चेक कर सकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पारित होते समय जो वहां डिस्कशन हुआ पार्लियामेंट में, उसको कोई पढ़ ले जाकर, सब समझ में आ जाएगा कि क्यों और किस कारण से हुआ। इसलिए आज जरूरत है कि भारत की स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के समय स्वतंत्रता के सभी नायकों को सम्मान मिले, और जो जितना बड़ा हकदार है उसको उतना बड़ा। सुधांशु जी, इससे पहले कि मैं डॉक्टर अजीज खान के पास जाऊं, एक सवाल और जहन में आता है। प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया, उन्होंने बाबा साहब आंबेडकर का जिक्र किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो सरदार पटेल की भव्य प्रतिमा बनी, और जो जिस तरीके से उस जगह को संवारा सजाया गया, मैंने खुद वो जगह जाके देखी है। जलियांवाला बाग, जिस तरह से पहले मैंने उसे देखा था और अब उसके बाद दोबारा देखा, कितना उसमें परिवर्तन किया गया। फिर उन्होंने बिरसा मुंडा जी का जिक्र किया, और आज जिस तरह से ये होलोग्राम जो अनावरण हुआ है प्रतिमा का, तो कहीं ना कहीं ये बात जो है वो करके दिखाई गई जो कहा था प्रधानमंत्री। हाँ, मैं एक बिंदु कहता हूं, ईमानदारी से गणतंत्र दिवस के समय हम लोग आ गए। भारत की स्वतंत्रता आंदोलन में 3 प्रकार की धाराएं थी। एक जो राजनीतिक आंदोलन, जिसकी परिणति एक समझौते में हुई, जो दुखद दर्दनाक समझौता भी था स्वतंत्रता के समय, वो हमें झेलना पड़ा। दूसरा वो आंदोलन था जो क्रांतिकारी आंदोलन, बंगाल में सूर्य सेन की अनुशीलन सिंह, बाघा जतीन, शचीन्द्रनाथ सान्याल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, ये सब सशस्त्र संघर्ष। और एक सेना के द्वारा संघर्ष जो कि नेताजी के नेतृत्व में था। तीनों का महत्वपूर्ण योगदान था, मगर अफसोस 3 में से एक धारा को महत्व देकर बाकी दोनों को विरोध कर दिया गया। और एक इंटरेस्टिंग बात है, नेताजी जब कोलकाता से चुपचाप भागने में सफल हुए थे, वो सबसे पहले कहां गए थे? काबुल। पंकज जी, जिस समय वो काबुल गए थे, सिर्फ 80 साल पुरानी बात है, काबुल में 1/3 से अधिक आबादी हिंदू और सिखों की थी, और एक ड्राई फ्रूट्स के मर्चेंट थे मेहरोत्रा जी, जिनकी दुकान में रुके थे। आज कोई बचा है? जो लोग कहते हैं ना विकास की बात करो, ये सब, अरे भैया सब विकास ठीक है, सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विकास वाले थे, नेताजी को उन्होंने दिया। जहां राष्ट्रवाद की विचारधारा कमजोर हो जाती है और कट्टरपंथी तत्व हावी हो जाते हैं, क्या से क्या मंजर हो जाता है। इसलिए यह भी एक प्रकार की शिक्षा देता है। इसलिए जो प्रधानमंत्री ने कहा बिल्कुल सच है, तीनों धाराओं का सम्मान करिए और सबको समुचित स्थान दीजिए। बिल्कुल। डॉक्टर अजीज खान, देखिए अखिलेश जी ने क्या कहा है उस पर मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से आज ये होलोग्राम प्रतिमा का अनावरण हुआ है, अभी कुछ वक्त और लगेगा जब ग्रेनाइट की एक प्रतिमा वहां पर लगेगी, और शायद आजादी के इस महानायक को इससे अच्छी श्रद्धांजलि उनके जन्मदिन के मौके पर हो नहीं सकती। क्या कहेंगे आप? देखिए पंकज जी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो है 125वीं जयंती आज उनका है, और नो डाउट कि उनको हम नमन करते हैं। और
आज के इस दिन मैंने देखा अभी माननीय प्रधानमंत्री जी का जो मैं स्पीच सुन रहा था, उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कोट किया बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को। आप बात को समझिए कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बंधुत्व, समानता, बंधुत्व और एकता की बात करते रहे, और उन्होंने पूरे जीवन अपने आप को संघर्ष इसी भी संघर्ष किया और लोगों को एकजुट करते रहे, लोगों को न्याय दिलाते रहे, उसका अधिकार दिलाते रहे। हकीकत यह है कि आज जो लोग उनकी बात करते हैं, क्या उस पर अमल करते हैं? बहुत अहम बात है, क्या अमल किया जा रहा है? सर, मेरा सवाल पहले आपने डॉक्टर अजीज खान, देखिए मैं इस पे जाएंगे, हम मुझे मालूम है आप इस पर बात करेंगे, लेकिन आप आज गर्व महसूस कर रहे हैं? बिल्कुल गर्व महसूस कर रहे हैं, और हम वाकई में गर्व महसूस कर रहे हैं, और ये भी समझ रहे हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी ने जब आजाद हिंद फौज बनाई थी, वो मारे मारे घूम रहे थे, और वो इस मुल्क को आजाद करने के लिए कहीं ना कहीं उनका एक बड़ा योगदान, बड़ा संघर्ष रहा। लेकिन उस संघर्ष को कौन समझ रहा है? समझना पड़ेगा हम सबको। हम केवल राजनीति नहीं हमें करना है, हमें उनके संघर्षों को समझना पड़ेगा। हमें भगत सिंह आजाद के संघर्षों को समझना पड़ेगा कि जो फांसी की जो फंदे को उन्होंने बड़े मोहब्बत से चूम लिया। हमें चंद्रशेखर आजाद के संघर्षों को समझना होगा कि जो फांसी के फंदे को किस तरीके से उन्होंने चूमा। कहने का मकसद हमारा यह है, कैसे गोली खा गए। कहने का मकसद हमारा कि जो लोग आज बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वादे करते हैं, दावे करते हैं, क्या इस हकीकत से रूबरू है? वो नहीं रूबरू है। वो तो आज कहीं ना कहीं नफरत का बीज पैदा कर रहे हैं, लोगों के दिलों को तोड़ रहे हैं, लोगों को कहीं ना कहीं नफरत का वातावरण पैदा करके इस मुल्क में एक दीवार खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात है। आज इतिहास को बदलने की बात कर रहे हैं, इतिहास को तोड़ा जा रहा है। ये वो इतिहास है हमारे देश का। हमें गर्व है जिस मुल्क में हम रह रहे हैं कि इसका एक बहुत ही गौरवशाली इतिहास है। हमने आजादों से, हमने अंग्रेजों से आजादी ली है, हमने संघर्ष किया है, हमारे पूर्वजों ने संघर्ष किया है। लेकिन वो लोग जिनका कोई योगदान आजादी में नहीं रहा, जिन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया, वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े लफाजी की बातें करते हैं। सच्चाई ये है कि उनका योगदान क्या है। आज आप देखिए जिस तरीके से अभी अमर जवान ज्योति का जिस तरीके से उसको शिफ्ट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं इतिहास को मिटाने की। ठीक है सर, ठीक है सर। डॉक्टर अजीज खान, मुझे मालूम था आप उस मुद्दे पर आएंगे जो आपके नेता ने बात कही है। सुधांशु जी, देखिए अखिलेश जी ने जो बात की, उन्होंने कहा कि जिनका नाम इतिहास में नहीं होता वही इतिहास बदलना चाहते हैं। 26 जनवरी को संकल्प उठाएंगे, अमर जवान ज्योति फिर से जलाएंगे। मुझे मालूम था आज के दिन, जब मैं आज के दिन का जिक्र करूंगा, डॉक्टर अजीज खान उसी मुद्दे पर जरूर आएंगे। क्या कहेंगे सर आप? हाँ, उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। पहली बात, मैं डॉक्टर अजीज खान जी के एक शब्द पर आपत्ति दर्ज कर दूं, जो उन्होंने कहा कि नेताजी मारे मारे फिर रहे थे। मैं कहूंगा नहीं, युक्ति पूर्वक व्यवस्था के तहत, योजना के तहत हो जा रहे थे। अब मैं इनके इस बयान के ऊपर कहता हूं, जो अखिलेश जी ने कहा बिल्कुल सही बात है। जिनका कोई इतिहास ही नहीं होता, उनका वर्तमान भी नहीं होता। अखिलेश जी और उनकी पार्टी का क्या इतिहास है, ये बताइए। ये उसी समाजवादी पार्टी के है ना। जब 1946 में समाजवादी जो सोशलिस्ट नेता होते थे, जिसमें डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी थे और अन्य कई बड़े प्रमुख नेता थे, उन लोगों ने क्या किया था? इंटरिम सरकार में शपथ लेने से इनकार कर दिया। नेहरू जी जिसके प्रधानमंत्री बने थे, मतलब चीफ बने थे, सितंबर 1946, उन्होंने कहा था इसमें तो हमें रानी के प्रति निष्ठा की शपथ लेनी पड़ेगी, आचार्य नरेंद्र देव की। उन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। उस पार्टी की विरासत पे होकर आप इन लोगों का समर्थन कर रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा है? आपने अपना इतिहास पढ़ा है? क्या कहा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने? रामकृष्ण और शिव के बिना भारत की कल्पना नहीं की जा सकती। अयोध्या, मथुरा, काशी की बात आती है तो अखिलेश जी कहते हैं हाँ प्रधानमंत्री जी अच्छा हुआ कि काशी में गए थे, अंतिम समय में लोग वहां जाते हैं। ये आपने अपने इतिहास से सीखा है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल इतिहास समझिए और सीखिए। और अभी डॉक्टर अंबेडकर का उन्होंने उल्लेख किया था, तो उनके सुलभ संज्ञान के लिए बता देना चाहता हूं। उन्होंने बंधुत्व और भाईचारे की बात कही। डॉक्टर अंबेडकर ने मुस्लिम पॉलिटिक्स एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया की किताब में यह लिखा है कि इस्लाम में बंधुत्व और भाईचारा एक क्लोज नेट चीज है। वो सिर्फ इस्लाम के अंदर लोगों के लिए है, बाहर के लोगों के लिए सिर्फ हिकारत और नफरत है। हम 2022 में खड़े हैं। 1921 में जो मोगला का नरसंहार हुआ था, उसके बारे में जो कुछ डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा है, जाके पढ़ लीजिए। वो इतने दुखी हुए थे क्योंकि खलीफत वहां खत्म हुई, नरसंहार केरल के मल्लापुरम में शुरू हो गया। उसके लिए उन्होंने गांधी जी तक की आलोचना। इसीलिए मैं कहता हूं एक बार ईमानदारी से इतिहास पढ़ लीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। और अखिलेश जी को आप ये समझाएं तो बेहतर रहेगा, क्योंकि अखिलेश जी सीधे आके सत्ता में स्थापित हो गए थे। बहुत सी चीजों को लेकर आप लोग वरिष्ठ लोग हैं, उनको अपनी पार्टी का इतिहास समझा दीजिए।
हमारा और पूरे भारत के इतिहास को समझाने की जरूरत नहीं, तो भी उनको बहुत हद तक सत्य का आभास है। डॉक्टर अजीज खान, आप अच्छे तरीके से ईमानदारी से इतिहास को पढ़ लीजिए, ये सुधांशु जी कह रहे हैं। लेकिन देखिए, आपने जिक्र शुरू किया था बाबा साहब अंबेडकर का, जिनका प्रधानमंत्री ने भी जिक्र किया, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। देखिए, पूरे भारतवर्ष ने उसका जो स्वरूप बनकर आया है वो देखा, जलियांवाला बाग जिस तरह से उस जगह को सजाया संवारा गया है उसको देखा, और फिर उन्होंने जिक्र किया बिरसा मुंडा जी का भी। तो इस पर कुछ कहेंगे आप? देखिए पंकज जी, मुझे कहना कुछ नहीं, मुझे सिर्फ ये कहना है कि जो सुधांशु जी कह रहे थे अभी कि साहब बाबा साहब अंबेडकर ने ये कहा, अरे बाबा साहब अंबेडकर आज नरसंहार अगर लखीमपुर का देख लेते तो शायद उनको अफसोस होता कि हम जिस मुल्क में मैंने जन्म लिया है और जो मुल्क को मैंने सींचा है, शायद उस मुल्क में ये इस तरीके से नफरत का बीज बोया जा रहा है। उनको तकलीफ होती, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिल रही होगी। जो आज जिस तरीके से आप देखिए, देश का गृह मंत्री आप समझिए कैराना में जाता है और वहां पर किस तरीके से नफरत का झोला लेकर के वहां पे फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। आज 5 साल की उपलब्धि नहीं बता रहे हैं अपनी, जब शासन सत्ता में बैठे, लेकिन शासन सत्ता में बैठ करके अपनी उपलब्धियों को बताने के बजाय ये नफरत का बीज बो रहे हैं। देखिए, घर घर नफरत का बीज बोने की कोशिश कर रहे हैं। योगी जी को देखिए आप, योगी जी जाते कह रहे साहब हम एक नया मॉडल कोरोना में खड़ा कर रहे हैं। कौन सा मॉडल खड़ा कर रहे हैं कोरोना में? मैं जानना चाहता हूं, क्या लाशों को जो ढका गया, जो 3 सेट लगाया गया, क्या वो मॉडल खड़ा कर रहे हैं? ये हमारा है, ये इस वक्त हम 2022 में है। हकीकत ये है कि आज हमें अगर सवाल और जवाब देना पड़े तो शायद इनके पास जवाब नहीं है, क्योंकि जवाब देना। सुधांशु जी देखिए, यहां तो गंभीर आरोप लगाने शुरू कर दिए डॉक्टर अजीज खान ने। वो कह रहे हैं कि होम मिनिस्टर जो है कैराना जा रहे हैं, नफरत का बीज वहां पर बो रहे हैं। और योगी आदित्यनाथ किस मॉडल की बात कर रहे हैं? कोरोना में क्या हाल रहा उत्तर प्रदेश का, कहीं ना कहीं वो उस तरफ ले जाने की अब बात कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं दोनों बातों का उत्तर देता हूं। जो अजीज खान साहब ने कहा, नफरत का बीज कौन बो रहा है कि कैराना में पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधी नाइद हसन को टिकट दे। सहारनपुर के दंगे, वो हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं थे, वो सिख और मुस्लिम दंगे थे। गुरुद्वारे में जाकर हिंसा करने वाले मोहम्मद मुहर्रम अली पप्पू को आप टिकट देते। आपका बिजनौर का जिला अध्यक्ष सलमान कुरैशी कहता है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो मुस्लिमों के पेशाब से चिराग गिरवाऊंगा। जिन्ना का उल्लेख अखिलेश जी लेके आते हैं। आपके सांसद शफीकुर रहमान बर्क बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद मेरे दिल में है। आपके सांसद केटी हसन बोलते हैं कि अगर लड़कियों की आयु बढ़ा दी गई शादी की, अरे तुम लोग 4 शादियां नहीं कर पाओगे। कौन नफरत के बीच हो रहा है? फिर अयोध्या राइजिंग किताब सलमान खुर्शीद लिखते हैं, उसमें हिंदू बोको हराम लिखते हैं, हिंदू बनाम हिंदुत्व पे भाषण राहुल गांधी देते हैं, और पंकज जी उसके बाद आरोप हम पे लगाते हैं कि साहब हम जो है इस प्रकार के विभाजन की बात कर रहे हैं। ये अपने आप में बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, ईमानदारी से बात करिए। और बाबा साहब अंबेडकर की बात कही, मैं एक बात कह रहा हूं, जो कुछ लखीमपुर में हुआ दुखद था। हमारे किसी ने नेता ने नहीं कहा कि जो हुआ वो बिल्कुल सही था, मगर मुलायम सिंह यादव ने सैकड़ों कार सेवकों को गोली चलवाकर अयोध्या में मरवाने के बाद यह एलानिया कहा कि मैं इससे ज्यादा क्या कर सकता था, कि मैंने 16 हिंदू मरवा दिए थे, 40 भी मर जाते तो गम नहीं था। बाबा साहब की आत्मा को कितना कष्ट हुआ होगा कि इसके लिए। और बाबा साहब ने संविधान की प्रस्तावना, जो उद्देशिका यानी प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को संविधान की आत्मा कहा था, और कहा आत्मा कभी बदला नहीं जाएगा। और 1976 में सारे संविधान का गला घोटकर सारे विपक्ष को जेल में डालकर, जिसमें अजीज खान साहब आपकी पार्टी के भी लोग जेल में थे और देशद्रोह के भारी भारी मुकदमों में जेल में थे, जॉर्ज फर्नांडिस साहब बड़ौदा डायनामाइट केस में जेल में थे, और संविधान की प्रस्तावना यानी बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में संविधान की आत्मा को कुचल दिया गया। उसके बाद भी आपको कष्ट नहीं होता है? उस ईमानदारी के साथ हम खड़े हैं, आप लोग क्यों नहीं खड़े होते? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, देश के इतिहास को राजनीति से परे होकर देखिए। ठीक है सर। डॉक्टर अजीज खान, प्रधानमंत्री ने बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि आजादी के नायकों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है और हम डंके की चोट पर उस गलती को सुधार रहे हैं। देखिए पंकज जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आखिर नजरअंदाज कर कौन रहा है, ये बात समझना पड़ेगा। हम तो देख रहे हैं कि जो हमारे अन्नदाता हैं वो भी हमारे नायक हैं, हम उनको भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हैं। अभी सुधांशु जी कह रहे थे साहब हमें किसानों के लिए, मेरे अंदर संवेदना है। क्या संवेदना है? 12 महीने वो किसान बैठा रहा, जाड़ा गर्मी बरसात कोरोना काल में, क्या संवेदना व्यक्त की आपने? अन्नदाता है हमारा, वो अन्न पैदा करता है तो हम खाते हैं। 750 किसान शहीद हो गए, आज आपके पास लिस्ट नहीं है, आप उनको कह रहे हैं हम कुछ देंगे नहीं, मुआवजा नहीं देंगे। ठीक है सर, आज मेरे पास थोड़ा वक्त कम है, जो आपने सवाल उठाया उस पर जरा जवाब ले लेते हैं। सुधांशु जी, मेरे पास थोड़ा वक्त कम है आज। वो ये कह रहे हैं कि किसान जो सड़कों पर बैठे रहे कोरोना काल में,
उनके ऊपर, उनके लिए आपने क्या किया? देखिए, मैं एक और बात कहना चाहूंगा। जो ये कह रहे हैं 12 महीने किसान बैठे रहे, तो पंकज जी, एक ऐसे किसान थे जो 12 महीने में ना बुआई करने गए, ना जुताई करने गए, ना कटाई करने गए। उनके खेत में कौन कर रहा था बुआई, जुताई, कटाई? या वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पे कर रहे थे, जिसके अगेंस्ट में वो जाके आंदोलन कर रहे थे। इसलिए इस बात को भी समझना चाहिए। जहां तक किसानों की हित की बात है, मोदी जी ने सिर्फ वो कानूनी वापस नहीं दिए, किसानों के हित के लिए जितने भी काम किए हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लेके किसान सम्मान निधि से लेके गांवों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने तक, हर चीज उन्होंने पूरी ईमानदारी से किया है। ठीक है सर, सुधांशु जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और डॉक्टर अजीज खान, आपका भी आज कम से कम राजनीति करने का इस वक्त नहीं, क्योंकि आज एक बड़ा दिन था। 125वीं जन्मशती मना रहा है आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की देश, और इस अवसर पर उनके होलोग्राम स्टैचू का अनावरण किया गया है। और अब आने वाले वक्त में उनकी ग्रेनाइट की स्टैचू भी लगेगा, जिसका देश को इंतजार रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।